दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ लेखा एग्ज़ाम के संबंध में यहाँ पे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अवकाश नियम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या है, कैसा है, क्या है, इसके संबंध में हम विस्तृत चर्चा आज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम कब लागू हुआ था? यहाँ पे 1 अक्टूबर 2010 को है ना। 1 अक्टूबर 2010 को आया था। यहाँ पे 2 अक्टूबर अपन जानते हैं गांधी जयंती रहता है, तो उसके पहली छुट्टी अब हमें मिल गई थी यहाँ पे कब? 1 अक्टूबर को है ना। तो ऐसे क्या रखना है, 2 अक्टूबर छुट्टी रहती है, उससे पहले अपने क्या मिल गई? छुट्टी मिल गई कब? 1 अक्टूबर को है ना। ये हो गया। उसका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हर शासकीय सेवक को अधिकतम कितने दिवस के अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं ना। कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहने की अवधि का निपटारा कैसे किया जाता है ना। मतलब कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित हैं तो वो क्या है, कैसा है, हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे अवकाश नियम, अवकाश का नाम, स्वीकृत सीमा है ना। तो कैसे कैसे क्या क्या है। सबसे पहले अवकाश नियम 25 है ना। 25 मतलब रजत जयंती, यहाँ पे अर्जित अवकाश एक बार में 180 दिन, मतलब 6 माह आप ले सकते हैं अर्जित अवकाश एक बार में 180 दिन यहाँ पे। हालांकि अभी नया रूल आया उसके हिसाब से चेंज हो गया यहाँ पे, पर अभी पुराना कोई पढ़ते हैं तो पुराने के बाद अपन बाद में नया करके मैं इसको अपडेट करवा दूंगा, तो ये अपना अपडेटेड हो जाएगा। अवकाश नियम 28 क्या हो जाएगा यहाँ पे? अर्धवेतन अवकाश। यहाँ पे जितना खाता में दे हो ना, जितना खाता में क्या हो यहाँ पे दे हो, यहाँ पे अर्धवेतन अवकाश नियम 28 के तहत है ना। 29 के तहत क्या किया जाएगा? लघुकृत अवकाश है ना। जितना अर्धवेतन अवकाश दे है उसका आधा बशर्ते है ना। अर्धवेतन अवकाश का आधा क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे? लघुकृत अवकाश बोलते हैं। इसका भी क्या हो जाएगा? अर्धवेतन अवकाश क्या हो जाएगा यहाँ पे? आधा है ना। अर्धवेतन अवकाश का आधा है ना, है ना, बशर्ते चिकित्सक द्वारा अनुशंसा किया जाए। ये हो गया। अवकाश नियम 30 यहाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अदेय अवकाश है ना। एक समय में अधिकतम 90 दिन और संपूर्ण सेवा काल में 360 दिन से अधिक नहीं दिया जाएगा ना। अदेय अवकाश मतलब बिना पैसे के है ना, आपको पैसा उसमें नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको छुट्टी दे दी जाएगी। अवकाश नियम 30 यहाँ बोल रहे हैं यहाँ पे अधिकतम 90 दिन मिलेगा और संपूर्ण सेवा काल में 360 दिन मिल सकता है ना। ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद अवकाश नियम 31 यहाँ पे असाधारण अवकाश है ना। असाधारण अवकाश मतलब क्या हो जाएगा? 3 वर्ष से अधिक नहीं है ना। 3 वर्ष से अधिक नहीं है ना। 3 वर्ष से अधिक नहीं है ना। तो 3 वर्ष अधिक नहीं हो सकता यहाँ पे। अवकाश नियम 31 है ना। असाधारण अवकाश यहाँ पे 3 वर्ष अधिक नहीं यहाँ पे। उसके बाद अवकाश नियम 38 है ना। 38 मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी, अवकाश नियम 38 क्या हो जाएगा? अवकाश नियम 38 हो जाएगा आपका प्रसूति अवकाश है ना। अधिकतम 180 दिन यहाँ पे और गर्भपात में 45 दिन और मिलेंगे यहाँ पे। 38 का है ना, ये अपना वो माता वाले अवकाश से ही संबंधित है। पितृत्व अवकाश यहाँ पे 15 दिन यहाँ पे बच्चे जन्मने के बाद 15 है ना। जैसे बच्चे का जन्म हुआ उसके आप बाद कोई भी दिन चूज करके 15 दिन का अवकाश ले सकते हैं यहाँ पे। और 38 ख मतलब क्या जाएगा? दत्तक ग्रहण अवकाश यहाँ पे अधिकतम 135 दिन है। दत्तक ग्रहण अवकाश कब हो जाएगा? अधिकतम 135 दिन हो जाएगा यहाँ पे। 38 ग हाँ, संतान पालन यहाँ पे अधिकतम 730 दिन है ना। वर्ष में 3 बार ले सकते हो ना, 730 दिन मिलेगा, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे ना। दत्तक ग्रहण अवकाश यहाँ पे गोदी पुत्र ले रहे हो आप यहाँ पे तो 135 दिन मिल सकता है भाई उसमें। संतान पालन के लिए 730 दिन, एक साल में 3 बार अधिकतम आप ले सकते हैं यहाँ पे। विशेष है ना 39-40 में यहाँ पे विशेष निरोगिता अवकाश यहाँ पे जितना चिकित्सक अनुशंसित करे है ना। ये हो गया यहाँ पे। अवकाश नियम 42 है ना। अध्ययन अवकाश है ना। एक समय में 12 माह यहाँ पे, संपूर्ण सेवा काल में 24 माह है ना। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 है ना। ये अपना एक सर हैं PWD में यहाँ पे, वो अपना आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ पे क्या लिए? यहाँ पे 2 साल की छुट्टी ली है। ये मंत्रालय से सेंक्शन होता है 24 माह वाला। और यहाँ पे PhD होती कितना हो जाएगा यहाँ पे? 28 महीने का आपको मिल सकता है ना। 28 महीने का मिलता है। 12 12 24 12 36 है ना, मतलब करीबन 2.5 साल का राउंड PhD के लिए मिल सकता है अवकाश नियम 42 के तहत है ना। ये हो गया। अब नीचे आते हैं अपन यहाँ पे हाँ, तो अवकाश नियम 1 क्या बोलते हैं यहाँ पे? संक्षिप्त नाम है ना। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 हो गया यहाँ पे। 1 अक्टूबर 2010 से लागू, क्योंकि 2 अक्टूबर क्या है? 2 अक्टूबर की गांधी जयंती है, उससे एक दिन पहले अपनी छुट्टी मिल गई, सर याद रखना है। तो 1 अक्टूबर 2010 से क्या अवकाश नियम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 लागू हुआ था। अवकाश नियम 3 क्या बोलते हैं यहाँ पे? सेवा के पूर्ण है ना, पूर्ण वर्ष या 1 वर्ष में लगातार सेवा है ना। सेवा के पूर्ण वर्ष या 1 वर्ष में लगातार सेवा से आशय उस अवधि से जो कोई भी शासकीय सेवक राज्य शासन के अंतर्गत लगातार सेवा करते हुए 1 वर्ष की अवधि व्यतीत किया है और अवधि में कर्तव्य में व्यतीत समय और असाधारण अवकाश सहित अवकाश है ना में व्यतीत समय सम्मिलित है ना। तो ये हो गया ना, मतलब 1 वर्ष से लगातार सेवा, इसी को यहाँ पे वो कर दिया गया है यहाँ पे। विश्रामावकाश विभाग यहाँ पे इस साथ है उस विभाग अथवा विभाग से उस भाग से जिसमें नियमित विश्रामावकाश की अवधि है। जैसे यहाँ पे PWD में गैंग लेबर रहते हैं, यहाँ पे गैंग लेबर कभी थक जाते हैं तो उनको यहाँ पे विश्रामावकाश दिया जाता है यहाँ पे बीच बीच में है ना, ताकि वो है ना अपना समय देखते हुए यहाँ पे अपना क्या कर सके, यहाँ पे आराम कर सके यहाँ पे।
अवकाश अधिकार है नहीं है स्पष्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अवकाश का अधिकार समझ लें और मांगने चले गए और नहीं दिया तो आप कानून समझ चले जाए। इसको अपना सक्षम अधिकारी या राज्य शासन क्या कर सकता है, निरस्त भी कर सकता है या फिर इसको स्वीकृत नहीं भी कर सकता है। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो अवकाश नियम 6 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अवकाश का अधिकार है। अवकाश के अधिकार रूप में नहीं मांगा जा सकता यहाँ पे। लोक हित में किसी शासकीय सेवक की सेवाएं आवश्यक हो तो उस शासकीय सेवक द्वारा मांगेगा अवकाश सक्षम अधिकारी अस्वीकृत भी कर सकता है ना। अस्वीकृत करते ई साहब किसी की अवकाश को अस्वीकृत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकता कर्मचारी, है ना। ये हो गया अपना अवकाश का अधिकार। अधिकार नहीं है भाई ये, है ना। अवकाश नियम 8 यहाँ पे निष्पादन पच्युति सेवा मुक्ति या त्यागपत्र जमा अधिकार पर प्रभाव, है ना। जब कोई शासकीय सेवक त्यागपत्र, है ना, जब कोई शासकीय सेवक क्या कर देता है यहाँ पे त्यागपत्र दे देता है अथवा सेवा मुक्ति या निष्कासित कर दिया जाता है तो खाते में शेष जमा अवकाश शासन के पास जब्त हो जाता है। जैसे कोई यहाँ पे मान चलो यहाँ पे अपना कोई बंदा ए है ना, वो अपने से त्यागपत्र दे दिया, निष्कासित कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसका जो अवकाश जो बचा हुआ था उसको पेमेंट मिलना चाहिए था, पर ये शासन के खाते में क्या हो जाता है, राजसात हो जाता है। ये पहली बात यहाँ पे। किंतु कोई शासकीय सेवक उचित माध्यम से आवेदन पत्र देकर, मतलब अनापत्ति ले लिए यहाँ पे, और शासन के अधीन किसी अन्य सेवा से नियुक्त होता है ना, किसी अन्य सेवा नियुक्त होता है यहाँ पे, तो उसे औपचारिक रूप से त्यागपत्र देना होगा। औपचारिक त्यागपत्र देता है तो उसके खाते में जो शेष अवकाश है यहाँ पे वह लेफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे वो नई वाली सेवा में क्या हो जाए, जुड़ जाएगा। जैसे आप अभी यहाँ पे AG2 की पोस्ट में, है ना, AG2 की पोस्ट में बाद में आप PSC के थ्रू क्या बोलते हैं, आबकारी इंस्पेक्टर बन जाते हैं। यहाँ पे आबकारी इंस्पेक्टर बन जाएंगे यहाँ पे, तो बाकायदा आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है और बाकायदा आपने एक नियमानुसार त्यागपत्र दिया, तो आपका पूरा जो यहाँ पे अवकाश बचा हुआ था वो इसमें जाके जुड़ जाएगा, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार यदि सेवा मुक्ति या निष्कासन किया गया शासकीय सेवक यदि अपील या पुनरीक्षण बहाल कर दिया जाता है, मान लीजिए उसको बहाल कर दिया गया यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में शासन के पास जब्त हुआ अवकाश पुनर्जीवित हो जाएगा ना। ये हो गया। कोई शासकीय सेवक क्षति पूरक या विकलांग पेंशन पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात शासकीय सेवा में पुनः नियुक्त होता है और उसकी पुरानी सेवा में यदि पेंशन हेतु मान्य कर लिया जाता है तो अवकाश भी मान्य कर लिया जाएगा ना। यदि कोई शासकीय सेवक क्षतिपूरक विकलांग पेंशन पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात शासकीय सेवा में पुनः नियुक्त होता है ना, मतलब विकलांग हो गया या क्षतिपूरक हो गया तो उसके सेवानिवृत्ति होने के पश्चात पुनः नियुक्त होता है तो उसकी पुरानी सेवा में यदि पेंशन हेतु मान्य कर लिया जाता है तो अवकाश के लिए भी मान्य कर लिया जाएगा ना। तो ये हो गया यहाँ पे अवकाश, उसका क्या हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएगा ना। एक प्रकार के अवकाश का दूसरे प्रकार में अवकाश में क्या परिवर्तन कैसे होता है, जब शासकीय सेवक किसी एक प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया गया था, बाद में उक्त शासकीय सेवक अवकाश के प्रकार को बदलने के लिए आवेदन करता है ना, तो उसके प्रकार का अवकाश दे हो तो उसे दूसरे प्रकार का अवकाश में बदला जा सकता है। जैसे मान चलो यहाँ पे CL का आवेदन दिया था उसने, अब इसको यहाँ पे EL में बदलना है, EL में बदलना है तो क्या कर सकता है, यहाँ पे बदल सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सक्षम अधिकारी डिपेंड करेगा कि वो बदलना चाहता है कि नहीं बदलना चाहता है। सक्षम अधिकारी मतलब ई साहब, है ना। ये हो गया यहाँ पे। इस प्रकार शासकीय सेवक सेवा समाप्ति पश्चात, है ना, अवकाश प्रतीत नहीं किया जाता है ना। अब ये अगर आप रेगुलर कर्मचारी हो, आप ऑफिस आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर यदि शासकीय सेवक यदि सेवा समाप्ति के पश्चात अवकाश परिवर्तित नहीं किया जाएगा, यहाँ पे सेवा समाप्ति हो गई उसके बाद अवकाश को परिवर्तित नहीं किया जाता है। यहाँ पे जब अवकाश का प्रकार बदलने का आदेश दिया जाता है तो वेतन भत्ते का भी समायोजन किया जाएगा ना, अर्थात यदि उन्हें कुछ वेतन देना निकालना है तो दे दिया जाएगा, और यदि कोई वसूली की है ना, सॉरी, यदि कोई वसूली योग्य राशि बनती है तो उसको वसूल कर लिया जाएगा। ये हो गया ना। टिप क्या बोल रहा है यहाँ पे, सक्षम अधिकारी ने यदि किसी अवधि को अनुपस्थित घोषित किया है तो उक्त अवधि को शासकीय सेवक के आवेदन पर असाधारण अवकाश में प्रतीत किया जाएगा। असाधारण अवकाश बड़ा खतरनाक है, इसमें तो पेमेंट मिलता ही नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट ना। असाधारण अवकाश में पेमेंट नहीं मिलता है। रिपीट, असाधारण अवकाश में पेमेंट मिलता है क्या, नहीं मिलता है ना। तो सक्षम अधिकारी यदि किसी अवकाश का असाधारण अवकाश में कन्वर्ट कर दिया तो गया भैया, तुम्हारी सैलरी तो गई, यहाँ पे उस टाइम पीरियड का आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, है ना। नियम 30 अवकाश नियम 10 क्या बोलते हैं यहाँ पे, विभिन्न प्रकार के अवकाश का संयोजन है। शासकीय सेवक को इस नियम के अधीन जो भी अवकाश दे है उसे एक दूसरे के साथ मिलकर अनुक्रम में स्वीकृत किया जा सकता है ना। शासकीय सेवक को इस नियम के अधीन जो भी अवकाश दे है उसे एक दूसरे के साथ मिलकर अनुक्रम में स्वीकृत किया जा सकता है, परंतु शासन ने जहाँ प्रतिबंध किया हो उसे छोड़कर, है ना, ही स्वीकृत किया जा सकता है ना। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश ऐच्छिक अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश से जोड़कर स्वीकृत नहीं किया जा सकता ना। आकस्मिक अवकाश और ऐच्छिक अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश से जोड़कर क्या किया जाता है, स्वीकृत नहीं किया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट। अवकाश नियम 11 क्या बोलता है ना, कर्तव्य से अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि, मान लो 3 साल से अधिक, है ना, कोई बंदा क्या है यहाँ पे 3 साल से अधिक हो गया यहाँ पे और वापिस नहीं आ रहा है तो उसका अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा यहाँ पे, और 3 वर्ष तक अवकाश स्वीकृति, है ना, किया जा सकता है, उसके अधिक नहीं, है ना। किसी भी हालत में 3 वर्ष, 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता ना। 3 वर्ष तक हो सकता है, 3 वर्ष पर 3 वर्ष अधिक होगा तो वहाँ अवकाश स्वीकृत नहीं हो सकता। अवकाश नियम 12 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अवकाश में रहते हुए सेवा या नियोजन को
नियोजन स्वीकार करना। कोई भी शासकीय सेवक अवकाश में रह रहा है ना, कोई अवकाश में, भैया आप अवकाश में क्या खोले यहाँ पे, पान ठेला या चाय ठेला खोल लिया, तो उसका अवकाश क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस्वीकृत हो जाएगा ना। मान लो आप छुट्टी लिए हो, है ना, सीएल में गए हो आप यहाँ पे या ईएल में गए हो आप यहाँ पे, और यहाँ जा क्या कर लिया आपने, यहाँ पे एक पान ठेला खोल लिया यहाँ पे, तो आपका अवकाश स्वीकृत नहीं होगा, है ना। राजपत्रित श्रेणी के शासकीय सेवक हो तो, है ना, हाँ, यदि राजपत्रित श्रेणी के शासकीय सेवक हो तो उन्हें प्रशासकीय विभाग से, है ना, छुट्टी लेनी पड़ेगी यहाँ पे। और अराजपत्रित श्रेणी के शासकीय सेवक हो तो यहाँ पे नियुक्तिकर्ता अधिकारी, मतलब यहाँ पे जैसे ई साहब हैं, ई साहब खुद से लेंगे यहाँ पे, कलेक्टर से लेंगे यहाँ पे, और हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, हम लोग जो शासकीय सेवक है यहाँ पे वो ई साहब से लेंगे, है ना। ये स्टेप्स हो गया अपने यहाँ पे। भारत के बाहर कोई सेवा ग्रहण करनी हो तो उसके लिए राज्यपाल की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे, है ना। भारत के बाहर क्या करनी है यहाँ पे, यदि कोई सेवा ग्रहण करनी हो तो उसके लिए राज्यपाल, है ना, की अनुमति देने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे यहाँ पे, है ना। राज्यपाल इस तरह तक जाएगा भाई, यहाँ पे भारत के बाहर कोई सेवा देने, है ना। अनुमति देने वाले सक्षम प्राधिकारी केवल विशेष परिस्थितियों में ही कोई सेवा या रोजगार की अनुमति दे सकते हैं, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे, सामान्य परिस्थितियों में अनुमति नहीं दी जाएगी, है ना। अवकाश नियम 13 यहाँ पे, अवकाश है तो आवेदन पत्र, अवकाश है तो आवेदन प्रपत्र 1 में, है ना। अवकाश है तो आवेदन पत्र क्या बोला, प्रपत्र 1 में सक्षम अधिकारी प्रस्तुत करना चाहिए यहाँ पे। असत्य कारण छोड़कर अवकाश कम से कम 3 सप्ताह पूर्व, है ना। जैसे कि शादी पार्टी में जा रहे हो तो 3 सप्ताह, है ना, 3 वीक पूर्व आपको पहले देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। और यदि, है ना, यदि आपका इमरजेंसी स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए तो आप तो वाबली बात है तुरंत ही दोगे यहाँ पे। परंतु सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश, है ना, हेतु, है ना, 6 सप्ताह पहले, यदि आपका रिटायरमेंट होने वाला तो उसके लिए आपको 6 सप्ताह पहले, है ना, 6 सप्ताह पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आपको आवेदन देना पड़ेगा, है ना। ये हो गया। अवकाश नियम 15 यहाँ पे, अवकाश के स्वत्वों का सत्यापन। किसी भी शासकीय सेवक को तब अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि अवकाश लेखा रखने वाले अधिकारी अवकाश के पत्र सत्यापित नहीं कर दिया। जैसे अवकाश लेखा रखने वाले अधिकारी मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, एक डीए साहब, है ना। डीए साहब लोग ऐसे ही करते हैं, अवकाश को ज़्यादा ही देखते हैं यहाँ पे, तो उसको एक मान लो यहाँ पे अवकाश सत्यापन करने वाला लेखाधिकारी यहाँ पे जब तक उसको सत्यापित नहीं कर देते, है ना, तब तक उसको यहाँ पे अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि पात्रता संबंधी जानकारी मिलने में विलंब होने की संभावना हो तो सक्षम अधिकारी उपलब्ध जानकारी के आधार पर 60 दिन तक, है ना, अनंतिम अवकाश स्वीकृत कर सकता है। साथ ही इस नियम के अंतर्गत अवकाश की स्वीकृति अवकाश लेखा संधारित करने वाले अधिकारी सत्यापित करना होगा यहाँ पे। और जब वो सत्यापित करेगा उसके बाद ही, है ना, उसके बाद ही यहाँ पे अवकाश स्वीकृति क्या की जाएगी यहाँ पे, है ना, मतलब संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी, है ना। अवकाश नियम चला यहाँ पे, कुछ परिस्थिति में अवकाश स्वीकृत नहीं होना, मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे शासकीय सेवक को सक्षम अधिकारी द्वारा सेवा मुक्ति करने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने का निर्णय ले लिया गया हो ना, सेवा मुक्ति करना है, आप हटाना ही है, उसको निष्कासित करना ही यहाँ पे, या अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना ही यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा ना। तो ऐसे शासकीय सेवक को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा ना। तो ये हो गया यहाँ पे अवकाश नियम 17(1), है ना। अवकाश नियम क्या बोला यहाँ पे 17(1), है ना। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र पर शासकीय सेवक के अवकाश स्वीकृति, है ना। यदि कोई शासकीय सेवक चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश लेता है तो उसको प्रपत्र 3 भरना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल अवकाश लेना तो प्रपत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, है ना, और चिकित्सा अवकाश भरना तो प्रपत्र कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, है ना, प्रपत्र 3 भरना पड़ेगा यहाँ पे। प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा यहाँ पे। बीमारी की प्रकृति, संभावित, है ना, अवधि, ये सब उल्लेख सर्जन, जो सिविल सर्जन है वो चिकित्सा प्रमाण पत्र करेगा, है ना, आवेदन, है ना। यदि वो संबंधित कर्मचारी यहाँ पे आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, या चिकित्सा प्रमाण पत्र अगर सबमिट नहीं कर पा रहा, सक्षम अधिकारी 7 दिन को टाइम भी दे सकता है। जैसे अपना टांडिया जी यहाँ पे, है ना, पीडब्ल्यू विभाग में थे, यहाँ पे उनका स्वास्थ्य खराब था ना, उनका स्वास्थ्य खराब था पर उनके पास चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं था, तो उन्होंने पहले अवकाश के लिए आवेदन दे दिया था। उसके 7 दिन के भीतर उन्होंने क्या कर दिया था, चिकित्सा प्रमाण पत्र क्या कर दिया था, जमा कर दिया था। तो उससे क्या हुआ यहाँ पे, उनका अवकाश बाद में क्या हो गया, स्वीकृत हो गया, है ना। ये सब सक्षम अधिकारी उनके डिपेंड करता है कि वो स्थिति को कैसे हैंडल आउट करते हैं ना। अवकाश नियम 17(2), अवकाश नियम 17(2) क्या बोलते हैं, चिकित्सा प्राधिकारी अवकाश स्वीकार करने की अनुशंसा नहीं करेगा जहाँ, हाँ, जहाँ प्रत्याशा हो शासकीय सेवक अयोग्य हो जाएगा ना। चिकित्सा प्राधिकारी अवकाश स्वीकृत करने की अनुशंसा नहीं करेगा जहाँ यह प्रत्याशा हो कि शासकीय सेवक क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा ना। मतलब शासकीय सेवक ने अयोग्यता वाले प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए यहाँ पे, है ना, और तो वो, है ना, मतलब जैसे, सॉरी मैं यहाँ पे गलत बता रहा हूँ, यहाँ पे इसमें बोलना ये चाह रहा है कि शासकीय सेवक जैसे मान चलो अयोग्य है ना, तो चिकित्सा प्राधिकारी को यह अधिकार नहीं कि वो अनुशंसा नहीं करेगा ना, मतलब छुट्टी के लिए अनुशंसा करेगा नहीं, क्योंकि वो शासकीय सेवक कार्य करने के लिए अयोग्य है। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र तो जब आपको अवकाश स्वीकृत करना तब रहता है ना, तो संबंधित शासकीय कर्मचारी अयोग्य है तो उसका चिकित्सकीय अवकाश तो, है ना, मतलब पास होगा ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो इसके बारे में बात करें यहाँ पे, अवकाश नियम 17(3), है ना। अवकाश स्वीकृत करता अधिकारी प्रथम बार प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र को मान्य न कर शीघ्र ही दूसरा चिकित्सा प्रमाण पत्र सिविल सर्जन स्तर पर अधिकारी का हो
प्राप्त करने के लिए बोल सकते हैं ना। मान लीजिए यहाँ सक्षम अधिकारी, यहाँ पे उसको मज़ा नहीं आ रहा है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र थोड़ा फर्जी लग रहा है, तो वो सिविल सर्जन को से चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने के लिए बोल सकता है ना। ऐसा सक्षम अधिकारी को पावर है। हाँ, जब चिकित्सा के दूसरा चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने के लिए निर्देश देता है तो चिकित्सा अधिकारी का यह कर्तव्य होता है, 17(4) में बताया गया ना। चिकित्सा अधिकारी कर्तव्य होता है कि अवकाश अवधि के संबंध में अपना स्पष्ट मत व्यक्त करे। अवधि, मान लो चढ़ा उसको बुखार, और बुखार में कितना दे दिया यहाँ पे, बुखार में 1 महीना दे दिया, तो सीधी बात है बुखार 3 दिन में ठीक हो जाएगा भाई। यहाँ पे 3 से 10 दिन समझ में आता है। आप 30 दिन की छुट्टी, यहाँ पे 30 दिन का यहाँ पे बेड रेस्ट दे दिया, तो 30 दिन का बेड रेस्ट सही नहीं है, आप फिर से डबल रीचेक करो। ऐसा सक्षम अधिकारी है ना संबंधित कर्मचारी को बोल सकता है कि आप वैसा वाला कुछ प्रमाण पत्र लाओ जिसमें मैं इस संबंधित चीज़ को क्या कर सकूँ, यहाँ पे प्रूव कर सकूँ और आपका अवकाश स्वीकृत कर सकूँ, ऐसा सक्षम अधिकारी बोल सकता है। अवकाश नियम 17(5) क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस नियम के दिन चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी अवकाश स्वीकृति के लिए शासकीय सेवक कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है ना। सक्षम स्वीकृति करता अधिकारी अपने विवेक से अवकाश स्वीकृत करेंगे, है ना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है तो करे, सक्षम अधिकारी नहीं करना है तो मत करें, चाहे चिकित्सा प्रमाण पत्र रहे चाहे मत रहे, है ना। अवकाश नियम 17(6) यहाँ पे अवकाश स्वीकृति सक्षम अधिकारी अपने विवेक से 7 दिन के अंदर, वही बोला मैं, 7 दिन के अंदर आप चिकित्सा प्रमाण पत्र ला सकते हो। एकदम ज़्यादा तबियत खराब है, आप चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 7 दिन के अंदर लाओ और जमा कर दो, आपका अवकाश स्वीकृत हो जाएगा। अवकाश नियम 18 क्या बोलता है, उस शासकीय सेवक को अवकाश जिसका स्वस्थ होकर वापस आने संभावना न है। मान लीजिए कोई एकदम ऐसा घायल हुआ है कि उसका, है ना, घायल ऐसा हुआ है कि उसके पूरे शरीर क्या हो गया, यहाँ पे कोमा में चला गया है, या फिर ब्रेन हेमरेज हो गया यहाँ पे, या फिर ब्रेन हेमरेज हो गया, या फिर ऐसी कुछ त्रासदी हुई है जहाँ पर कि शासकीय कर्मचारी कार्य करने की उपयुक्त ही नहीं है ना, तो उसमें क्या किया जाएगा ये बोल रहा है यहाँ पे। यदि चिकित्सा अधिकारी राय प्रकट करता है कि शासकीय सेवक स्वस्थ होकर कर्तव्य पर लौटने की संभावना नहीं है ना, ऐसी स्थिति में उस शासकीय सेवक को आवेदित अवकाश अमान्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर सकता तो उसका आवेदित अवकाश को हम अमान्य कर देंगे। उस शासकीय सेवक को अवकाश दिया जा सकता है। यहाँ पे सक्षम स्वीकृत अधिकारी अधिकतम 12 माह का अवकाश स्वीकृत कर सकता है। कितना, 12 माह का ना। इससे अधिक अवकाश की मांग शासकीय सेवक द्वारा की गई हो तो पुनः चिकित्सा प्रमाण पत्र मांगा जाना चाहिए। तो पुनः चिकित्सा प्रमाण पत्र मांगा जाना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी ने यह पूर्ण रूप से प्रमाणित कर दिया हो कि यह शासकीय सेवक पूर्णतः शासकीय सेवा के अयोग्य है, तो ऐसी स्थिति में 6 माह तक अवकाश उनके संबंधित शासकीय सेवक के खाते से, है ना, मतलब पास किया जा सकता है। ये हो गया अपने यहाँ पे शासकीय सेवक जिस चिकित्सा अधिकारी ने पूर्णतः सेवा से अयोग्य घोषित कर दिया है, यहाँ पे यदि वह कर्तव्य में है तो उसे भार मुक्त होने के दिनांक से सेवा में अयोग्य माना जाएगा ना। भार मुक्त होने के दिनांक से क्या माना गया, मतलब जैसे मान चलो उसका मान लो ब्रेन हेमरेज हो गया, मान लो 21 जुलाई को, है ना, 21/07 को हुआ है ना, और यहाँ पे मान चलो यहाँ पे 1 महीने बाद पता चल रहा है कि वो अयोग्य हो गया है यहाँ पे, तो 21 जुलाई से इसको भार मुक्त मान लिया जाएगा क्योंकि वो काम करने में सक्षम नहीं है। तो कब, 21 जुलाई से इसको भार मुक्त मान लिया जाएगा यहाँ पे, है ना। अवकाश नियम 19 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अवकाश का प्रारंभ और समापन, है ना। जिस दिन शासकीय सेवक अपना कार्यभार सौंपता है उस दिन अवकाश प्रारंभ होता है ना, और जिस दिन कार्य ग्रहण करता है उस दिन अवकाश समाप्त क्या हो जाता है, माना जाता है ना। परंतु इस अवकाश नियम 20 के, है ना, 20 में इसका अपवाद है ना। अवकाश नियम 20 कुछ अपवाद भी उसका यहाँ पे, जिस दिन शासकीय सेवक अवकाश हो जाता है उससे ठीक पहले सार्वजनिक अवकाश हो तो उस दिन का अवकाश समाप्त हो जाता है ना। उसे तत्काल बाद सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो उसका अवकाश जोड़ा ऐसा माना जाएगा। परंतु देखिए यदि मान लो वो सोमवार से छुट्टी में जा रहा है ना, सोमवार छुट्टी में जा रहा है यहाँ पे, परंतु शनिवार रविवार तो छुट्टी रहता है, सैटरडे और संडे छुट्टी रहता है, तो यहाँ सैटरडे संडे को उसको अवकाश में काउंट करना नहीं करना ये सक्षम अधिकारी डिसाइड करेगा। और मान चलो वो शुक्रवार के आ रहा है ना, शुक्रवार के अवकाश से आ रहा है पर फिर से अगेन शनिवार और रविवार छुट्टी यहाँ पे, तो वो इसको इसमें काउंट करना नहीं करना ये सक्षम अधिकारी डिसाइड करेगा, है ना। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश में, है ना, प्रकरण में चिकित्सा प्राधिकारी ने जिस दिन कार्य ग्रहण करने हेतु योग्य प्रमाणित किया है उस दिन सार्वजनिक अवकाश पड़ता है तो सार्वजनिक अवकाश का लाभ संबंधित शासकीय सेवक को दिया जाएगा, है ना। मान चलो आपको, मान चलो 7, है ना, 7 अगस्त को आपको ज्वाइनिंग करने लिख दिया चिकित्सा अधिकारी ना, पर 7 अगस्त से संडे है तो वो क्या करेगा, 8 अगस्त करेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मान्य किया जाएगा, सक्षम अधिकारी इसको मान्य करना पड़ेगा, है ना। अवकाश ने यहाँ पे खाते में जमा अवकाश सूचना, है ना, खाते में जमा यहाँ पे अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश यहाँ पे लौकिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तो उसका मतलब सेवा पुस्तक में निराश होता है यहाँ पे, और उसके आदेश में शेष अवकाश को उल्लेख किया जाना चाहिए, है ना। ठीक है, ये तो करते ही यहाँ पे जब हम ये लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि फलाना दिन शेष बचा हुआ है ना। यदि वह, है ना, अवकाश में नहीं, यदि संबंधित कर्मचारी अवकाश पर नहीं होते तो वो अपने कर्तव्य पर बने रहता है, सब लिखा जाता है अर्जित अवकाश के जो आवेदन रहता है उसमें, है ना, जो लेटर निकलता है ऑफिस उसमें लिखा रहता है ना। अवकाश नियम 22, है ना, अवकाश समाप्ति से पूर्व कर्तव्य बुलाना, जिस शासकीय सेवक का, है ना, तो जिस शासकीय सेवक का अवकाश अवधि से पहले कार्य पर बुलाया जाता है उसे नीचे दर्शानुसार पात्रता होगी ना। यदि वह भारत के अंदर अवकाश पर है तो उसे जिस चीज़ का आदेश प्राप्त होता है ना, कर्तव्य स्थल की ओर रवाना हो जाना चाहिए ना, उसी दिन से जैसे रवाना हुआ उस कर्तव्य पे मान लिया जाएगा। मान लो वो दिल्ली गया है, यहाँ पे शासकीय काम दिल्ली गया है यहाँ पे,
ये शासकीय काम से अवकाश दिल्ली गया, दिल्ली से इसको रायपुर आना तो वो तुरंत निकलेगा, भारत के अंदर तुरंत निकलेगा। जिस दिन से निकलता है उसी दिन से क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो अवकाश समाप्ति चालू हो जाएगा ना। यात्रा भत्ता नियम के प्रावधान के अनुसार यात्रा भत्ता उसको दिया जाएगा, ठीक है। यदि वो भारत के बाहर अवकाश पर हो तो जिस स्थिति को भारत में यात्रा करेगा ना, जैसे मान चलो वो गया अमेरिका चले गया, अमेरिका से कहाँ है, इंडिया आना है ना। तो वो अमेरिका से इंडिया का, तो जिस चीज़ से वहाँ से फ्लाइट में बैठेगा और इंडिया के लिए निकलेगा उसी चीज़ से उसका अवकाश समाप्ति माना जाएगा, और उसको पूरी निःशुल्क यात्रा मिलेगी भाई यहाँ पे ना, क्योंकि वो अमेरिका गया है यहाँ पे, है ना, शासकीय काम से छुट्टी से जो भी है, और वो वीआईपी आदमी है, सीधी सी बात है, जो प्लेन से जा रहा है वीआईपी आदमी होगा, तो वो उसको क्या किया जाएगा, निःशुल्क यात्रा सुविधा की पात्रता मिलेगी, है ना। अवकाश नियम 23 यहाँ पे अवकाश से वापसी ना, तो स्वीकृत अवकाश समाप्ति के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी शासकीय सेवक अपने कर्तव्य पर वापस नहीं आ सकेगा ना। सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर रहते हुए शासकीय सेवक के नियुक्तिकर्ता अधिकारी के आदेश के बिना अपने कर्तव्य पर वापस नहीं आ सकेगा ना। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश पर रहने वाला शासकीय सेवक फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अपने कार्य पर वापस आ जाएगा। शासकीय सेवक जिस पद पर अवकाश पर गया था वापस लौटने पर उसी पद पर कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं रखता है ना, वो सक्षम अधिकारी के आदेश की परीक्षा करनी चाहिए, है ना। जैसे ये टांडे जी का हुआ था। ऐसे शासकीय सेवक अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने की सूचना स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को दे देंगे और उसका आदेश परीक्षा करेंगे। आदेश की परीक्षा कैसे करनी पड़ेगी ना, सक्षम अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने के लिए आदेश देगा तभी कार्यभार ग्रहण करेगा ना। चिकित्सा आधार पर रहे शासकीय सेवक, है ना, वो चिकित्सा अधिकारी से, है ना, हल्का कार्य करने की अनुशंसा की हो, क्षय रोग से पीड़ित हो तो शासकीय सेवक की उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे अवकाश समाप्ति पश्चात, है ना, अनुपस्थिति, है ना। मान लो अवकाश समाप्त हो गया फिर भी अनुपस्थिति भैया, तो इसको तो अपन नहीं झेल पाएंगे। यहाँ पे कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं झेल पाएगा, वो सीधा क्या करेगा, पेमेंट काटेगा। यही इसमें लिखा गया यहाँ पे, अगर आप अवकाश समाप्त हो गया उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, आपका जो है ना वेतन है, वेतन में क्या कर दी जाएगी, यहाँ पे कटौती कर दी जाएगी ना। और इसका संपूर्ण अधिकार किसका, यहाँ पे सक्षम अधिकारी को है ना। और यदि शिक्षा से कार्य पर उसके बाद भी अनुपस्थित नहीं होता है तो उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हो गया यहाँ पे अवकाश नियम 24, है ना, बड़ा अच्छा नियम है यहाँ पे। तो ये अपना अवकाश नियम के जो मूलभूत, है ना, चीज़ें हैं यहाँ पे ये ख़त्म होती हैं यहाँ पे। तो अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।